अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट वन। कहते हैं टू आइस स्केटर्स यूजुअली जो बच्चे आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहे होते हैं ना, अगर मैं आपको शो भी करवाऊँ तो ये हमारे पास होते हैं दिस वन। क्या आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो लोग हैं ना आइस बर्फ के ऊपर ना स्केटिंग कर रहे होते हैं, तो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास दो आइस स्केटर्स हैं। एक का मैच जो है वेट जो है वो 60 kg है और सेकंड वन का 80 kg है। दो पर्सन हैं जो स्केटिंग कर रहे हैं, उनके मैसेज हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट पुश ऑफ करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर ऑन आइस ट्रैक। जो 60 kg जो स्केटर है जिसका मैच 60 kg है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं आप सारी की सारी रेलिवेंट कैलकुलेशंस कंसीडर करें और एक्सप्लेन करें कि आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या सिचुएशन होती है और आपने सेकंड जो पर्सन है जिसका मैथ 80 kg है उसका स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ तो हमें यही कहता है कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। मतलब वहाँ पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हो तो वो भी फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट लगाएगा। तो अगर जो पर्सन है 60 जिसका मैस केजी है, 60 kg मैस है, अगर वो कोई फोर्स लगा रहा है ना किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, दूसरे आइस स्केटर के ऊपर 80 kg मैस वाले पर्सन के ऊपर, तो वो भी उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। अब वो किस तरह से वो देखता है कैलकुलेशन के थ्रू। कहते हैं हमारे पास हम लोगों ने ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और मोमेंटम का फार्मूला हम पढ़ते हैं m1v1 + m2v2 = 0। अब m1 फर्स्ट जो स्केटर है जिसका मैस 60 kg है, v1 उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, m2 जो सेकंड पर्सन है जिसका मैस 80 kg है और उसकी v2 आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट ऑन करें तो आपके पास आ जाएगा m1 की वैल्यू पुट ऑन कर दिया, v1 की, m2 की और v2 की। आपने v2 फाइंड आउट करना है पहले, तो क्या करें 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें 240 आ जाएगा प्लस 80 v2। अब यहाँ पे ये वैल्यू ऐड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, तो माइनस साइन आ जाएगा। 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है? किस डायरेक्शन में जो हमारे पास फर्स्ट वाला पर्सन है, फर्स्ट आइस स्केटर है, जो स्पीड उसकी डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव ऑन करेगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी? ऑपोजिट। नेगेटिव साइन में ये बताता है और न्यूटन थर्ड लॉ भी हमें यही बताता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 3.2। कहते हैं इन्फ्लेटेड एयर बैग्स आर इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल्स आर एज सेफ्टी इक्विपमेंट। इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एयर बैग्स ओवर द सीट बेल्ट। कहते हैं अब हमारे पास जो एडवांस गाड़ियाँ आ रही है ना, उनमें क्या करते हैं कि अब वो सीट बेल्ट की बजाय ना उन्होंने एयर बैग्स, इन्फ्लेटेड एयर बैग्स फिट किए होते हैं। इन एयर बैग्स का पर्पस क्या होता है बच्चे? जैसे ये गाड़ी जो है ना, ये किसी की चीज़ के साथ जाके कोलाइड करती है या टकराती है या कोई एक्सीडेंट होता है, ये जो एयर बैग्स है ना ये फूल जाते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है या इसका एडवांटेज हमें क्या होता है बच्चे? जब ये फूल जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, जब इसको ये किसी चीज़ के साथ जाके कोलाइड करते हैं या कोई हादसा होता है, तो डायरेक्टली फोर्स जो है वो इस पर्सन के ऊपर नहीं लग रही होती, बल्कि वो क्या होती है, पहले ये अब्जॉर्ब होती है इन बैग्स को इन्फ्लेट करने में, या थोड़ा बहुत जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास इस पर्सन तक फोर्स आते आते जो है वो ज़्यादा होता है। तो इतनी जो पहले यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे इन्फ्लेटेड बैग्स के थ्रू इसके पर्सन तक आएगी, तो हम कहते हैं ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से जो पर्सन तक फोर्स पहुँचती है वो कम होती है, तो पर्सन का डैमेज या इंजरी के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे यही बात करते हैं, एयर बैग जो हम यूज़ कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीट बेल्ट, वो उसकी एडवांटेज क्या होता है कि वो क्या कर देता है? टाइम इंक्रीज कर देता है। कौन सा टाइम? जितने टाइम में जो ऑक्यूपेंट, जो पर्सन गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, जो अंदर बैठा होता है, उस तक मोमेंटम या फोर्स ज़्यादा पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लेती है। जब भी कोई कुलियन होती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लेगी, तो वहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और उसमें इंजरी के चांसेस हमारे पास क्या होंगे? कम होंगे। 3.3 है, कहते हैं हॉर्स रिफ्यूजेस टू पुल अ कार्ट। एक घोड़ा है, वो क्या कर रहा है? एक कार्ट को मतलब नहीं खींचना चाह रहा। ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने कार्ट यूजुअली हमारे पास कंसीडर किया जाता है, मैं आपको इसकी शो करवा देती हूँ कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यूजुअली ये घोड़ा है, तो ये घोड़ा गाड़ी इसको यूजुअली बोलते हैं कि ये घोड़ा है। वो कह रहा है कि मैंने इसको नहीं खींचना। क्यों नहीं खींचना? उसकी रीज़न वो क्या कहता है? कहता है
अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के अगर मैं फोर्स लगाऊंगा कार्ड के ऊपर, मतलब उसको रेडी वगैरह को खींचूंगा, तो कार्ड भी सेम फोर्स लगाएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसका तो फायदा ही नहीं होगा। नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं तो आगे जो कार्ड है उसको मूव ही नहीं करवा सकता। आप बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा हुआ है ना कि अगर जो घोड़ा है वो कार्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो ये तो आगे की तरफ मूव ऑन करता है। लेकिन ये रीज़न क्या दे रहा है, वो कहता है मैंने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगानी, इसको नहीं खींचना कार्ट को। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि ये भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं तो इसको आगे खींच ही नहीं सकता। कहते हैं इसमें जो रीज़न इसकी ये की हुई है कि जो हॉर्स की रीजनिंग है कि न्यूटन थर्ड लॉ को लेके, वो हमारे पास गलत है। कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही होती एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, पहली बात कि जो हॉर्स है वो अगर फोर्स लगा रहा है कार्ड के ऊपर, एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो हॉर्स के ऊपर भी रिएक्शन फोर्स लगेगी लेकिन ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों के ऊपर ये फोर्सेस लग रही होती है, एक्शन रिएक्शन। ये मूवमेंट बेसिकली हो किस तरह से रही होती है, जब भी कोई घोड़ा जो है वो कार्ड को खींचता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, बेसिकली वो फोर्स लगा रहा होता है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, घोड़ा जब कार्ड को खींचता है ना तो वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाता है पीछे की तरफ। तो ग्राउंड क्या करती है, रिएक्शन फोर्स के केस में उस घोड़े को आगे की तरफ मूव ऑन करवाती है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा होता है एक्शन फोर्स, वो ग्राउंड के ऊपर लगा रहा होता है, ग्राउंड उसके ऊपर एक्शन फोर्स के केस में उसको आगे की तरफ एक्सेलरेट करवा रही होती है। ठीक है, तो कहते हैं ये जो बेसिकली मूवमेंट है ना, ये घोड़ा गाड़ी की कि वो किस तरह से आगे मूवमेंट कर रहा है, ये बेसिकली फोर्सेस डिपेंड कर रही हैं किस किस के दरमियान, हॉर्स के, कार्ट के और ग्राउंड के ऊपर। क्योंकि घोड़ा जब ज़मीन के ऊपर चलता है तो वो ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, पीछे की तरफ ज़मीन को धकेल रहा होता है। ठीक है, और ज़मीन एज अ रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स के तौर पे क्या करती है, घोड़े को आगे की तरफ धकेलती है, आगे की तरफ एक्सेलरेट करवाती है। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रही होती है, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। 3.4 है, कहते हैं व्हेन ए क्रिकेट बॉल हिट्स हाई, अ फील्डर ट्राइज टू कैच इट व्हाइल होल्डिंग द बॉल, ही ड्रॉज हैंड्स बैकवर्ड वाई। कहते हैं यूजुअली हम लोगों ने देखा है अगर कोई बैट्समैन है वो किसी बॉल को हिट करता है, तो फील्डर जो है वो जब कैच करने की तरफ चलता है ना, तो वो क्या करता है, अपने यूजुअली जो हाथ होते हैं ना उसको नीचे रखता है, खड़ा होकर कैच नहीं करता। अगर खड़ा भी हो ना तो अपने हैंड हमेशा वो नीचे रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास बॉल आ रही है, वो जितना ज़्यादा टाइम लेगी, ड्यूरेशन उसका बढ़ा रहा होता है, तो फोर्स वो उतनी उसकी कम होगी और वो हाथों को हमारे डैमेज नहीं करेगी, हमारे हाथों को चोट नहीं लगेगी। इसलिए वो अपने हाथ जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में या नीचे की तरफ ड्रॉन होता है, मतलब नीचे की तरफ उसने रखे होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे यही बात करता है कि अपने हैंड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों करता है, रखता है, क्योंकि वो टाइम इंक्रीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब जो फोर्स है वो कम एग्जर्ट होगी उसके हाथों के ऊपर, उसके हाथों को इंजरी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन है, कहते हैं व्हेन समवन जंप्स फ्रॉम ए स्मॉल बोट ऑन टू द रिवर बैंक, व्हाई डज द जंपर ऑफन फॉल इनटू द रिवर वाटर, एक्सप्लेन। कहते हैं हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि आपके पास एग्जांपल ली जाती है, 1 सेकेंड में इसको थोड़ी सी क्लियर कर देती हूँ, या फिर आप इसकी एग्जांपल ये ले लें कि ये एक बोट है जिसके ऊपर अगर कोई पर्सन है, तो यूजुअली जो पर्सन है वो क्या करता है, जंप कर रहा होता है इस कश्ती से इस साहिल की तरफ, ये जो ज़मीन है वो जंप करना चाह रहा होता है यहाँ से यहाँ पे, लेकिन जब वो जंप करता है वो यहाँ तक नहीं पहुँचता, वो पानी में गिर जाता है, अक्सर पानी में गिर जाता है। कहते हैं क्यों? क्योंकि बच्चे जब ये जंप करता है ना यहाँ से, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है कश्ती के ऊपर, जिसकी वजह से कश्ती जो है थोड़ी सी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ये थोड़ी सी पीछे जाएगी, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वो मोमेंटम उसका चेंज हो जाता है, वो पानी में गिर जाता है, वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो वो यहाँ पे यही बात करता है कि जब वो जंप करता है बोट से, तो वो क्या करता है, बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। और हमें पता है बोट का इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन करेगी, और जो पर्सन है जब वो जंप करता है तो हमारे पास क्या होता है, उसका मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है, वो साहिल तक नहीं पहुंच सकता, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, बेसिकली यही होता है कि वो जो बोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। 3.6 से कहते हैं इमेजिन करें दैट इफ द फ्रिक्शन वेनिश सडनली फ्रॉम एवरीथिंग, कि आपके पास जो हर ज़मीन में हर चीज़ से फ्रिक्शन ही ख़त्म कर दी जाए, तो क्या हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ किस तरह से चेंज होंगी।
कहते हैं अगर फ्रिक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो पॉसिबल ही नहीं होंगी, हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे काम है जो हो नहीं सकेंगे, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं हम लोग ज़मीन पे चलते हैं, ठीक है, अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी तो हम ज़मीन पे चल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो पाँव को ज़मीन के ऊपर चल रहे लेके ग्रिप हो रही होती है ना, हम लोग जो पाँव के ज़मीन के ऊपर चल रहे होते हैं, हमारे पाँव और ज़मीन के दरमियान बेसिकली फ्रिक्शन होती है जो हमें चलने के काबिल बनाती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल ही नहीं सकते। इसी तरह अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जो गाड़ियाँ वो चल रही हैं तो वो चलती रहेंगी, किसी किस्म की ब्रेक वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगी, आप ब्रेक्स ही नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर रुकी है तो उसको आप चला नहीं सकोगे, तो ये भी हमारे पास फ्रिक्शन की एक एप्लीकेशन में आ जाता है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं, तो वो मूव ही करते रहेंगे। इंडेफिनेटली का मतलब है वो मूव करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, वो रुकेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप जो चीज़ें लिखते हो, आप अपनी मर्ज़ी से लिखने का काम नहीं कर सकते, आप चीज़ों को पकड़ नहीं सकोगे क्योंकि पकड़ने में भी फ्रिक्शन का रोल प्ले होता है। तो इसके अलावा कहते हैं कुछ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली सारे के सारे रिलाई कर रहे होते हैं फ्रिक्शन के ऊपर, वो भी स्टेबल नहीं होंगे, वो क्लैप्स हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा डैमेज होगा हमारे लाइफ में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 के। इनमें स्टिल मुझे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।